नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, इस समय सीटेट का एग्ज़ाम प्रारंभ है, उसको दृष्टि में रखते हुए हम लगातार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों यह मैथ का वीडियो होगा। इसके पहले मैथ का संपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है हमारे चैनल के माध्यम से। जिस भाई बंधु ने अभी तक देखा नहीं है वो जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैथ का, ठीक है, पेडागोजी संबंधित वीडियो होगा। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, नोट्स हमने बनाई है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। पेडागोजी संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में मैथ के, उसका हमने सारा नोट्स बना लिया है और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अतः आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसके पहले का जो वीडियो मैथ का दोस्तों, उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। टोटल जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं हमने उस पर संकलित किया है और बार बार वही प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आप उसको देख लेंगे तो आपकी मैथ का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 30 में 30 करोगे गारंटी के साथ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक दोस्तों, गणित करने की, ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। मतलब इसमें सवाल हल करना शामिल है, ठीक है। क्रियाकलाप आधारित उपागम किससे संबंधित है? सवाल हल करना, ठीक है। क्रियाकलाप आधारित उपागम है ये, ठीक। क्रियाकलाप आधारित उपागम आपको पता ही है, सवाल हल करने का एक क्रियाकलाप है, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। जो प्रश्न पूछे गए हम नोट्स, उनका नोट्स हमने बना लिया है, ठीक है। गणित में निदानात्मक परीक्षण, ठीक है ना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ठीक है। निदानात्मक, निदान करना मतलब, ठीक है ना। ये इसको उपचारात्मक भी कहते हैं दोस्तों। उपचारात्मक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। बच्चों की समझ की बात हो रही है। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी जो समझ है उसमें जो, मतलब जो है, बच्चे क्या चीज़ समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, ठीक है ना, उसको जानना है। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही पूछे गए, हमने उसका नोट्स बना लिया है, ठीक है। जब राजन के सामने शाब्दिक, ठीक है, समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग दूं। इस तरह के प्रश्न बताते हैं, ठीक है, कि जो राजन है वो किस समस्या से परेशान है, ठीक है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। अगर वह ऐसी समस्या से परेशान है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि राजन को, ठीक है, संख्या संक्रियाओं का ज्ञान नहीं है, यानी वो उनको नहीं समझता कि मतलब घटाना और जोड़ में अंतर नहीं समझ रहा है वो। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, सेम टू सेम पूछे जाते हैं, आप इनको जो है ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक हथेली, ठीक है, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना, ठीक है, से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई अध्यापक है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना चाहता है, क्षेत्रफल की अवधारणा से, तो उसको क्या करना है? हथेली, पत्ते, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से वो क्षेत्रफल की आकृतियों की तुलना कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एनसीएफ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 से एक न एक प्रश्न रहता ही, हर साल जो है एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है मैथ में, ठीक है ना। एक या दो रहते हैं और इस पेडागोजी जो है सेक्शन, उसमें भी पूछे जाते हैं। 2005 एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, ठीक है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, मतलब सोचने और तर्क करने का जो एक निश्चित तरीका है, उसमें वो मानता है कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं, ठीक है, फिसलती हैं, उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चे को उनके, ठीक है, आकार देखने और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं, ठीक है, और कुछ फिसलती हैं, सहायता करो, ठीक है। तो ये दोस्तों किस चीज़ में सहायता करेगा? निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं, ठीक है।
ओके, देखिए मतलब क्या हुआ एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं, ठीक है, फिसलती हैं, कक्षा में हम चर्चा कर शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी चर्चा शुरू करने का उद्देश्य क्या है कि बच्चे की किस चीज़ में सहायता करेंगी। तो दोस्तों, निदर्शन में संपूरित चर्चा विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करेंगी। अगर हम मतलब उससे चर्चा करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो संकल्पना होगी, जो कॉन्सेप्ट होगा, उसको अच्छे से समझ पाएगा। और ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक है, आप गणितज्ञ हो, बढ़िया से आपको गणित आती है, तो इसका मतलब है कि आप सभी अवधारणाएं, जो कंसेप्ट हैं, ठीक है ना, उसको आप समझते हो। ठीक है, जो मतलब जो है और उनको लागू भी कर सकते हो और उनके बीच जो है संबंध भी स्थापित कर सकते हो। ठीक है, अवधारणाएं आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप समझा पाओगे। ओके, कबाड़ी वाली भोपाल की सैर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ये एक शीर्षक है किसी किताब का, कोई किताब है, ठीक है, पाठ्य पुस्तक है, उसके शीर्षक ऐसे दिखते हैं। तो शीर्षक दोस्तों क्या बताते हैं? दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो ये शीर्षक का उद्देश्य है कि मतलब जो है चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ करके उनको रोचक बनाया जा रहा है। ठीक है, दुनिया ऐसी दिखती है। और आपको पता ही है कि एनसीएफ 2005 ऐसी ही बात करती है कि कक्षा कक्ष की, ठीक है, जो भी पढ़ाया जाए कक्षा कक्ष में, उसको बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, बाहरी वातावरण से एक बार उसको जरूर जोड़ा जाए। ऐसे में क्या होता है, बच्चे में समझ विकसित होती है जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। भिन्नों की अवधारणा अगर परिचित कर, भिन्नों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, से परिचित करवाना है तो मतलब शिक्षक शुरुआत कर सकता है उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्न, ठीक है ना, उनके जो आसपास की वस्तुएं हैं उनमें भिन्न की अवधारणा विकसित करके वो शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, लंबाई की विभिन्न इकाइयों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, शिक्षक सामग्री कक्षा में ले जा सकती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, सेम टू सेम, ठीक है, डिक्टो। कक्षा में सामग्री ले जा सकता है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रोलर, ठीक है ना, नापने वाली छड़ जा सकता है और नापने वाली पट्टी ले जा सकता है। ठीक है, ये सारी वस्तुएं जा सकता है, ताकि वो देखिए लंबाई की अवधारणा उसको समझानी है, तो एक छड़ ले जाएगा तो बच्चे समझ जाएंगे कि लंबाई क्या है। ठीक है, ओके, मूर्त रूप का ज्ञान कराना चाहिए, मूर्त से अमूर्त, ठीक है ना, पहले उसको मूर्त चीज़ें यानी जो प्रत्यक्ष हों, दिखती हैं। संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? संख्या पद्धति जब पढ़ाई जाती है तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है दोस्तों संख्याओं को सैकड़ा, ठीक है, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। देखिए संख्या पद्धति क्या है, ठीक है ना, सैकड़ा, इकाई, दहाई, ठीक है ना, इनको समझाना, इनको समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान समझना। ठीक है, यही उद्देश्य है उसका। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता आकलन के शीर्षक हैं। ठीक है ना, देखिए योग और व्याकरण का मतलब क्या होता है? घटाना। योग का मतलब जोड़ होता है। योग मतलब जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब बच्चे की किस दक्षता को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सवाल का बोधन कराना, समझ, सवाल की समझ, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, ठीक है, जो संक्रिया निष्पादित की जा रही है उसकी पहचान करना, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण करना और सवाल समाधान और प्रस्तुतिकरण, ये तरीका होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन एनसीएफ से देखिए भी पूछा गया है। एनसीएफ 2005, ठीक है ना, मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा, ठीक है, तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। ठीक है, श्योर सी बात है, गणित में चिंतन और तर्कणा, तर्क होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आप किसके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हो? ठीक है, आंसर होगा खोजबीन उपागम, खोजबीन अन्वेषण, उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना,
विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। और सी बात है, देखिए एनसीएफ हमेशा मानती है कि विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जोड़ना संकल्पनाओं को, ठीक है, और विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना, सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए विद्यार्थियों की ऐसे में, ठीक है ना। यही शिक्षा का मुख्य ध्येय है। एनसीएफ भी ये चीज़ मानती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ठीक है, देखिए आंकड़ों के विश्लेषण की बात हो रही है, संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक है। क्या है? सर्वेक्षण आधारित परियोजना। सर्वेक्षण, जब भी आंकड़ों के विश्लेषण की बात होगी दोस्तों, तो वहाँ सर्वेक्षण आधारित परियोजना बनानी चाहिए, ठीक है ना। यही सर्वाधिक उचित कार्य होगा। ओके, आगे देखते हैं। पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक, देखिए आपको बता दें, पियाजे ने, ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, आपको पता ही है, संज्ञान, विचार, समझ। उन्होंने कहा था कि उनका विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है, देखिए मतलब वो विश्वास करते हैं दोस्तों, किस चीज़ का विश्वास करते, कि बच्चा जो सामूहिक परियोजना करे और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? एक बार देख लीजिए फिर से। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, जो सामाजिक अनुदेशन है वो सीखना होता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के, मतलब गणित का एक शिक्षक को पियाजे के किस चीज़ पर विश्वास करेगा, तो वो करेगा सामूहिक परियोजना, सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन था कि उच्च क्रमीय चिंतन कौशल। ठीक है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, हायर ऑर्डर, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है हायर ऑर्डर, ठीक है, थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। मतलब इस पर आधारित हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। देखिए जब क्रमिक चिंतन की बात होगी तो संज्ञानात्मक प्रयास की बात होगी और ज्ञान की बात होगी, श्योर सी बात है। आगे चलते हैं। अगर देखिए बच्चा, ठीक है, इस तरह जैसे 4 बराबर 2+2 होता है, और 4 में और एक संक्रिया बनती है, 1+2 भी हो सकता है। तो बच्चा किस अवस्था में है? संक्रिय अवस्था में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अभी आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, देखते हैं। बेन हीले से तो आपको पता ही होगा, प्रश्न पूछे ही जाते हैं मैथ में। बेन हीले संबंधित एक प्रश्न है। बेन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी विश्लेषणात्मक स्तर पर होते हैं, तक कब होते हैं? विश्लेषण स्तर पर कब होते हैं दोस्तों? विद्यार्थी जब आकृतियों को बनाता है और सही तरीके से मापते हैं। विद्यार्थी जब आकृतियों को बनाते हैं और सही तरीके से मानते हैं, तो उस समय विद्यार्थी विश्लेषणात्मक स्तर पर होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। बिंदु और रेखा की बात हो रही है, ज्यामिति पाठ के लिए आकलन के निर्देश क्या हो सकते हैं? आपके आंसर होगा रेखा, किरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है। मतलब आप अब अगर बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए मतलब कोई आकलन कर रहे हो, तो रेखा, किरण, रेखा को आपको पता है एक दिशा में ही मतलब जो रेखा होती है, ठीक है ना, आपकी दोनों दिशाओं में जाती है। ठीक, जो किरण होती है सिर्फ एक दिशा में जाती है, आपको पता है ना। जो रेखाखंड होते हैं उसमें 2 बिंदु होते हैं, बस किसी मतलब दिशा में नहीं जाती है। ठीक, यानी मतलब जो है, जो आपकी रेखा होती है उसकी जो दिशाएं दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। किरण एक तरफ यानी दिशा होती है, और जो रेखाखंड होता है एक ही तरफ, मतलब 2 बिंदु उसमें होते, 2 बिंदुओं से बनती है। तो मतलब ऐसी चीज़ें वो समझाएगा। ठीक, एक तरीका हो सकता है आकलन का ये, ठीक है ना, बिंदु और रेखा के। क्योंकि देखिए आपकी रेखा भी बिंदु से बनती है और किरण भी आपकी एक बिंदु से बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह मुक्त अंत वाला प्रश्न, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। देखिए
प्रश्न पूछा जाता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है? देखिए, जैसे ये कहा गया कि ऐसी दो संख्या बताओ जिनके गुणनफल 24 प्राप्त हों। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी संख्या हो सकती हैं जिनके 24 गुणनफल होंगे। जैसे 3 गुणे 8 कर दो, 3 8 24 होता है। 6 चौको, ठीक है, 24 होता है। ठीक, तो ये मतलब देखिए, ये भी एक हो गया, ये भी हो गए, और भी होते हैं बहुत सारे। अब 12 दुनाई 24 होता है। ठीक, तो मतलब कई आ जाएंगे, मतलब इसके एक से अधिक उत्तर हैं, इसलिए जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ओके, आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उनके लंबे और किनारे से परिचित कराने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? जियो बोर्ड। जियो बोर्ड एक ऐसा माध्यम दोस्तों जो सर्वाधिक उपयोग तब किया जाता है जैसे ज्योमेट्री आकृतियों को बताना होता है, उनके लंबे और किनारे से परिचित कराना होता है, तो जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल नोट कर लीजिए आप इसको, बिल्कुल मायने बैठा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ब्लूम से भी एक बार प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो हो सकता है आगे पूछा जाए, तो इसलिए हमने इसको नोट कर लिया था। ब्लूम ने उद्देश्यों के लिए मुख्यतः छात्रों के सोचने विचारने, ठीक है ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 पदों का प्रयोग किया था, मतलब सम्मिलित किया था दोस्तों। उन्होंने जो ब्लूम थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 मतलब जो है तरीकों का प्रयोग किया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है ना, सोचने विचारने से संबंधित जो है। तो इनसे एक प्रश्न आया था कि एक दूध वाला 10 दिन में, ठीक है ना, 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा? ऐसे प्रश्न अगर आए दोस्तों, तो ये ब्लूम के कौन से सिद्धांत संबंधित है? तो ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के किस दक्षता की ओर इशारा करता है? तो दोस्तों विश्लेषणात्मक, ठीक है, विश्लेषण दक्षता की ओर इशारा करता है। ठीक है, आपको बताया ना ब्लूम ने, ठीक है ना, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है, 3 तरह के क्षेत्र बताए थे, ठीक है। तो उसमें से ये जो मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता है, ये विश्लेषण है दोस्तों। अगर कोई दूध वाला है 10 दिन में 1410 लीटर, ये 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, एक दिन में कितना बेचेगा, ऐसे प्रश्न हो तो ये विश्लेषण की बात हो रही है। ओके, आपको बता दें जब भी मैथ में विश्लेषण आए, ठीक है, शब्द, तो मोस्टली वो मतलब ऑप्शन सही होता है। ठीक, अगर आपको नहीं आता प्रश्न तब आप ऐसा करिएगा, तुक्का मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 गणितीय, ठीक है ना, गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर इशारा करते हैं, की ओर इशारा या संकेत करता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त, ठीक है, का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क बच्चे के संसाधन का विकास करते हैं। ठीक है दोस्तों, गणितीय रूप से, ठीक है ना, तर्क एवं चिंतन बच्चे के संसाधन का विकास करते हैं। ठीक है, जो एनसीएफ है वो मानती है कि जो गणित क्षमताओं का विकास करने के लिए क्या करती है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने के लिए, अमूर्त का संचालन करने के लिए, गणितीय रूप से चिंतन और तर्क में बच्चे के संसाधन का विकास करने, ठीक है, संबंधित। आगे देखते हैं, एनसीएफ से ही प्रश्न है। एनसीएफ 2005 बल देती है, किस चीज़ पर बल देती है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, एनसीएफ ऐसा, ठीक है ना, बल देती है, इस चीज़ पर ज़्यादा बल देती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं, ठीक है, दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं, जैसे कि मतलब ये है 0.5 और 0.5 में बड़ा कौन है? इसमें देखिए बड़ा कोई नहीं है, आपको पता है ना कि मतलब जो है दशमलव के बाद कोई भी कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं, तो लिखा तो उतना ही है ना, 0.5 इसको पढ़ो या 5 जीरो पढ़ो, यहाँ भी जीरो बढ़ा सकते हो, है बराबर। लेकिन वो कह रहा है कि मतलब जो है 0.50 बड़ा है, ठीक है ना, कोई बच्चा ऐसी त्रुटि करता है, तो इसका मतलब क्या है कि क्रमिक दशमलव में, ठीक है, शून्य की सार्थकता संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यानी इससे वो परिचित नहीं है। एक ऐसी संकल्पना है, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है, ये भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है अगर ऐसा बच्चा करता है कोई। ठीक है, क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 अधिगम
के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि केंद्रित है। रचनावादी उपागम केंद्रित है दोस्तों गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। देखिए सक्रिय भागीदारी की बात हमेशा होगी और गतिविधियों की भी बात होगी। गतिविधियों में शामिल करते हुए देखिए रचनात्मक उपागम का मतलब क्या है इन शब्द 2005 के गतिविधि में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फिर है एनसीएफ से ये प्रश्न। एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या है? गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि। ठीक है, महत्वाकांक्षी होने का मतलब क्या है यहाँ पर? ठीक है ना, गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखिए ऐसे मतलब चित्र बने होते हैं, इसमें पूछा जाता है कितने आए थे इसमें। तो ये प्रश्न क्या जांच कर रहा है? ठीक है, शिक्षार्थियों की समझ का आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की समझ की जांच, यानी बोधगम्यता की जांच कर रहा है वो। ओके आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। जो गुणन की इकाई अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह गुण। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीएफ से संबंधित फिर प्रश्न है। एनसीएफ 2005 गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। जो गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, एक संकल्पना के बाद दूसरी संकल्पना बनाना, एक संकल्पना पर ही दूसरी संकल्पना बनाना, ऐसा वो संकेत करती है। ओके फिर क्वेश्चन है गणित में लचीलापन संकेत करता है। गणित में जो लचीलापन होता है किस ओर संकेत करता है? एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ठीक है, लचीलापन गणित में होना चाहिए। यानी पूरी शिक्षा में देखिए अभी जो शिक्षा नीति आई है 2020 नीति 2020, तो उसमें लचीलेपन की बात की जा रही है। ठीक है ना, कि लचीलापन हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कठोरता की बात नहीं होती। आप जो है कठोरपन से दूर हो जाओ, लचीलापन होना चाहिए शिक्षा प्रणाली में, तभी बच्चे ठीक अच्छे से समझ पाएंगे, उनका विकास होगा। गणितीय भाषा में क्वेश्चन है गणितीय भाषा में निपुणता को किस क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है गणितीय भाषा में निपुणता को किस क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो रोज देखिए ये क्रम कैसा होगा, किस क्रम में? ठीक है, क्रम की बात हो रही। गणित निपुणता में अगर कोई मतलब आप समस्या समाधान के लिए बढ़ाया जा सकता है तो उसका क्रम क्या होगा? रोज़मर्रा की भाषा का प्रयोग पहले करो, इसके बाद गणितीकरण स्थिति जो भाषा उसका प्रयोग करो, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, अभी प्रतीकात्मक भाषा सबसे लास्ट में। प्रतीकात्मक भाषा जो प्रतीक के माध्यम से प्रयोग की जाती है। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर के कोई बच्चे हैं जो आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं, जैसे दिखती है उसके आधार पर उसको वर्गीकृत कर लेते हैं। तो ये मतलब जो है जो बेन हाइले थे उनका ही उनके अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है? मानसिक चित्रण पर है। कैसे स्तर पर है दोस्तों? मानसिक चित्रण, यानी वो पहले चीज़ों को बना लेते हैं तो इसका मतलब उनमें मानसिक चित्रण बन जा रहा है। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका हस्तपरख। ठीक है, प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, हस्तपरख प्रतिमान, ठीक है, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की गतिविधियाँ और संदर्भ, गणितीय चिंतन के विचार को दर्शाएं। ये 5 तरह के जो है चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये क्या दर्शाती हैं? गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाती हैं। ये गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाती हैं। ओके आगे देखते हैं। एनसीएफ से भी ये प्रश्न पूछा गया है। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का चित्रण, ठीक है ना, आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक है, अगर एनसीएफ मानती है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं और मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण गणित की संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। जो गणित का संकीर्ण उद्देश्य है उसको पूरा करता है अगर ऐसा होता है। ओके आगे चलते हैं।
इस समय वैदिक गणित का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। वैदिक गणित क्या बताती है? गणित में गणना के कौशल और गति को, ठीक है, दर्शाती है। गणित में गणना के कौशल और गति को बताती है। वैदिक गणित के समय प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है बच्चों में गणितीय प्रतिभा का विकास। देखिए, मुख्य ध्येय यही है। गणित की शिक्षा का मतलब क्या है? बच्चों में गणितीय प्रतिभा का विकास, से और सी बात है, हर बच्चे तक को गणित समझ में आए। ठीक है, इसके बाद जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में, ठीक है, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशल का विकास। देखिए, जो गणित विद्यालयों में इस समय गणित जो पढ़ाई जाती है, अगर आप संख्यात्मक कौशलों का विकास करते हैं, संख्यात्मक कौशल का, तो इसका मतलब वो संकीर्ण उद्देश्य है, व्यापक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि संख्याओं को अब कौशलों का विकास करना, ये मतलब गणित का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, बच्चों में समझ विकसित की जाए। ठीक है, ऐसा है, ये मतलब जो एनसीएफ के अनुसार संकीर्ण उद्देश्य है, संख्याओं का विकास। लंबाई को मापना सर्वोत्तम क्रम है। लंबाई को मापने संबंधी एक सर्वोत्तम क्रम क्या है? तुलना पहले की जाती है, फिर अप्रमाणित मापों का प्रयोग किया जाता है, फिर प्रमाणित। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रमाणित मापों से पहले अप्रमाणित मापों का प्रयोग किया जाता है। प्रमाणिक इकाई को विकसित करना हसल सबसे लास्ट में। तो पहले देखिए, माप की जा रही है अगर, तो पहले तुलना करो उनमें। ठीक है, अप्रमाणित माप का प्रयोग करने का मतलब ये है, जैसे कि जो प्रमाणित नहीं है, जैसे हाथ से, अंगुली से 1 बीता 2 बीता, ठीक है, इस तरह वाली माप। फिर प्रमाणित माप का प्रयोग करो, जैसे कि आप इंची टेप से मापो। ठीक, ऐसी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें पहले अप्रमाणित मापे का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सममिति और परिवर्तन से संबंधित है। ये बिंदु शीत से संबंधित है, बिंदु शीत। ठीक है ना, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है विश्लेषण और संप्रेषण में। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली, ठीक है, संख्या विश्लेषण और संप्रेषण। विश्लेषण, देखिए, संप्रेषण का मतलब क्या? कहीं बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करते समय मतलब कक्षा में वो कह रहे हैं कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें विश्लेषण कर रहे हैं उसका, और संप्रेषण भी हो रहा है साथ में। ओके, आगे चलते हैं। संप्रेषण का मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, अपनी विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, व्यवहारिक उपकरण का महत्व क्या है? मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में। जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं उनका मतलब यही है कि जो मूल गणितीय संकल्पना को आप समझाने में उनका प्रयोग करो। ठीक है, जो मतलब जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको समझाने में ऐसा मतलब जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं आपके, उनका प्रयोग किया जाता है। ओके, टूल्स होते हैं जो तरह तरह के मैथ के। ओके, आगे चलते हैं। बेन हीले से संबंधित देखिए प्रश्न आ गए फिर से। बेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, तो वे मतलब जो है किस स्तर पर है? बेन हीले ने कई स्तर बताए थे, तो वो मतलब 0 स्तर पर है दोस्तों, और मानसिक चित्रण पर है। कैसे चित्रण पर? देखिए, हम बता चुके पहले भी इन्होंने ये प्रश्न पूछा है। जब भी वो आकृतियों को वर्गीकृत दिखावट के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, तो वो मानसिक चित्रण करते हैं। ठीक है, कैसा चित्रण करते हैं? मानसिक चित्रण। इसके पूर्व में हमने अभी बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? गणित चित्र में संप्रेषण, ठीक है, का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? गणितीय विचार को सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना। गणित विचार को सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना। ठीक है, ये उद्देश्य है इसका, इसी क्षमता का विकास करना है। फिर क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, ठीक है, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संख्याओं को संपन्न करने में समर्थ है। चारों आधारभूत जो संख्याएं होती हैं, अगर वो कर पाता है उसको, तो इसका मतलब वो किस अवस्था में? संक्रियात्मक अवस्था में। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जब हमने बताया नहीं था 4 बराबर 2 प्लस 2 होता है, और 4 को इस तरह भी लिखा जा सकता है, 3 प्लस 1 भी होता है। तो इसका मतलब बच्चा किस स्तर पर? वो संक्रियात्मक स्तर पर, जब बच्चा सब कुछ कर लेता है। ठीक है ना। इसके बाद जो है एनसीएफ 2005 गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए?
कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना। देखिए, जो एनसीईआरटी मानती है गणित के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो कक्षा कक्ष में पढ़ाई की जाए, ठीक है, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से उसको जोड़ें। जैसे आप मैथ के सवाल भी बता रहे हो तो बच्चों को जैसे कहते हैं पेंसिल उठा करके बताओ कि कितनी पेंसिलें हैं, यानी मतलब जो है आप देखो कि जैसे खेल में कोई खिला रहा है तो खेल में मैथ का प्रयोग कहाँ हो रहा है, ऐसी चीज़ें घर में देखो, या मतलब जो है वहीं पर जैसे कितने दरवाजे हैं, कितने पंखे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, ये मतलब दैनिक जीवन से आप उनको जोड़ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाने पर बच्चे में समझ विकसित होती है, एनसीईआरटी 2005 ऐसा मानती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, एक टोकरी में 5 सेब हैं और 7 सेब और डाल दिए गए, तो ये किस तरह की अवधारणा है? ये समुच्चय की अवधारणा है दोस्तों। समुच्चय का मतलब होता है संकलित करना, कोई चीज़ संचय करना, ओके, समुच्चय। इसके बाद जो है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप गणित में त्रुटि करते हो तो इसका मतलब वो सही है। ऑप्शन में कथन था, ये कथन क्या है? ये सही है, क्योंकि बोध कराती कि बच्चे गणित की अवधारणा के किस प्रकार की रचना करते हैं। ये बोध कराती गणित की अवधारणा की कैसी रचना करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक दो विमाओं की वस्तुओं को मापने की तुलना, ये कैसी तुलना है दोस्तों? किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है इसमें? अध्यारोपित ये सर्वाधिक उपयुक्त होगा इसके लिए। अध्यारोपित सर्वाधिक उपयुक्त होगा इसके लिए। ओके, आगे चलते हैं। गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं, भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो गणित की पहेलियाँ होती हैं वो क्या मदद करती हैं? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं। जब भी देखिए क्वेश्चन में प्रोत्साहन की बात हो तो क्वेश्चन का ऑप्शन हमेशा सही होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संग्रहित करने की क्षमता। जो गणितीय संचारण होता है उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित करने और उनको संगठित करने में, ठीक है। संचारण हमेशा, ठीक है, विचारों को समाहित करने की बात करते हैं, ठीक है, गणितीय संचारण। पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? संकल्पना, जो कॉन्सेप्ट हो उसको मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना। जो पाठ्य पुस्तक, अगर मतलब जो आप मूर्त पहले उनको दिखाओ चीज़ों को, इसके बाद उनको कल्पना पर, देखिए मूर्त चीज़ों का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष सामने जो दिखे। अमूर्त का मतलब क्या है? जो दिखे ना, यानी जिसकी हम कल्पना कर सकें, ठीक है। तो पहले तो आप जो उनको दिखाओगे तब उसकी कल्पना करेगा ना वो, तो ऐसी बात बोलता है, ठीक है ना। ये मतलब विशेषता होनी चाहिए। क्वेश्चन है, ज्यामिति समझ विकसित करता है, मानसिक चित्रण, ठीक है। ज्यामिति समझ विकसित करती है तो पहले इसमें मानसिक चित्रण आता है, फिर औपचारिक निगमन आता है, फिर विश्लेषण आता है, और इसके बाद दोस्तों अनौपचारिक निगमन आता है सबसे लास्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, संख्या ज्ञान के बाद शून्य की अवधारणा। हमेशा जब भी आप संख्या ज्ञान की बात करो पहले उसको संख्या के बारे में बता दो, लेकिन शून्य की अवधारणा बाद में बतानी चाहिए। संख्या ज्ञान के बाद शून्य की अवधारणा की बतानी चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि संख्या ज्ञान के बाद ही शून्य की अवधारणा बताइए, सही है गलत? 2 दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना। अगर आप 2 दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना बता रहे हो तो सबसे बेहतरीन, ठीक है, तरीका क्या हो सकता है? ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में आप जो सर्वाधिक अच्छे से बता सकते हो इसको, ठीक है, इस कंसेप्ट को, तो ग्राफ पेपर का यूज करके। ओके, ठीक दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और देखिए सीटेट संबंधित हम बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं, यानी जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हम इनका नोट्स बनाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो भी हमारे भाई बहन नए हैं, और जो देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, वो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक। जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसका हम नोट्स बनाते हैं, क्योंकि हम कई बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, वर्तमान में हम गवर्नमेंट टीचर हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको इसी तरह की बेहतरीन वीडियो मिलती रहेंगी। और इसके बाद दोस्तों हम केवीएस के भी 1-2 दिन में प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, ठीक है। प्रिपरेशन मतलब उसके लिए वीडियो बनाने वाले हैं, प्रिपरेशन उसकी शुरू करवाने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। खुश रहिए, मस्त रहिए और आपका एग्ज़ाम निकल जाए।